अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, अपने आज के शो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लॉ जो कि रिसेंटली पास हुआ है एंड जिसको रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल अपहोल्ड किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के बारे में। इस कानून के ज़रिए अब ये बात बहुत कैटेगोरिकली स्टेट कर दी गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो पावर्स हैं, ख़ास तौर पे आर्टिकल 184(3) के हवाले से उनको जो है वो डाइल्यूट कर दिया गया है, चाहे वो सुओ मोटो लेने के हवाले से हों, चाहे फॉर दैट मैटर बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करने के हवाले से हों। इसी कानून के तहत ये भी कहा गया है कि जहाँ पर राइट ऑफ अपील की बात हो रही है आर्टिकल 184(3) के अंडर, वहाँ पे ये राइट ऑफ अपील जो है ये प्रोस्पेक्टिवली दिया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं दिया जाएगा। और इसी कानून के तहत ये भी कहा गया है कि जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एप्लीकेशंस जो हैं फॉर अर्जेंट मैटर्स सामने आएंगी, वहाँ पे ये ज़रूरी है कि इस तरह की एप्लीकेशंस को 14 दिन के अंदर अंदर फिक्स कर दिया जाएगा। जहाँ पे एटलीस्ट ऑन पेपर ये कानून जो है बहुत नीडेड था, बिकॉज हमने देखा है कि एक नहीं बल्कि कई क्वार्टर्स से आर्टिकल 184(3) के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म का क्रिटिसिज्म जो है वो सामने आ रहा था। वहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना आसान या कितना मुश्किल होगा प्रैक्टिकली ना सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना, बल्कि ये भी इंश्योर करना कि जहाँ पे ये कानून एट वन एंड ये बात कहता है कि हम ओवरऑल जुडिशल प्रोसेस जो है उसको स्ट्रीमलाइन करें, वहाँ पे हमने ये भी इंश्योर करना है एट द अदर एंड कि ये जुडिशल अकाउंटेबिलिटी जो है उसको भी इंश्योर करें। इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे और उन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साद खान साहब, जो कि माहिर कानून हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। यू मोस्ट वेलकम। और हमें जो ज्वाइन करेंगे वाया टेलीफोन लाइन वो हैं इरफान कादिर साहब, जो कि हम सब जानते हैं फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर भी रह चुके हैं और एक मारूफ कानूनदान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। सर, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो हम आपसे करें एट अ वेरी बेसिक लेवल। आपसे बेसिकली पूछना चाहूँगी कि ओवरऑल हम ये बात समझते हैं कि इस कानून का मकसद ये है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो पावर्स हैं रिगार्डिंग 184(3) उसको डाइल्यूट करें, और ये पावर्स जो हैं ये सिर्फ सुओ मोटो नोटिस लेने के हवाले से नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन है उस हवाले से भी हैं। तो ओवरऑल एज अ सीनियर लीगल एक्सपर्ट सर, आप इस कानून को किस तरह से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि ये कानून कितना मुअस्सर साबित होगा, ना सिर्फ जुडिशल एक्टिविज़म को जनरली कर्टेल करने में, बल्कि इसके साथ साथ जुडिशरी की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको भी इंश्योर करने में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जुडिशल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये चीफ जस्टिस को रोकने की कोशिश है कि दे शुड नॉट सफर फ्रॉम, यानी वो जुडिशल ओवररीच का शिकार ना हो। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे वो भी इस पे उनके बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट की मदद को आया और पार्लिमान ने सुप्रीम कोर्ट को अपने पैरों पे खड़ा किया और उनकी पावर को इन अ वे डाइल्यूट किया या उसको डिवाइड किया। और ये लॉ का एक मैक्सिम है कि पावर डिवाइडेड इज पावर सिक्योर्ड। फर्द वाहिद जो है अगर वो सारी इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करना शुरू कर दे तो फिर वो पावर सिक्योर नहीं हो सकती। पावर को सिक्योर किया गया और ये जो इंप्रेशन दिया गया कि ये पार्लियामेंट की इंक्रोचमेंट है सुप्रीम कोर्ट की डोमेन में, तो ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की जो एक्सेसेस थी उनको खत्म करके सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट एक पेज पे थे। और इसीलिए पार्लियामेंट का ये जो बनाया हुआ लॉ है इसको फौरन सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून ये आया था इसको अपहोल्ड किया। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया। बिकॉज जहाँ पे हम बात करें आर्टिकल 184(3) की, वहाँ पे हमने देखा है कि टाइम एंड अगेन माजी में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स जो हैं वो सामने आए थे, जहाँ पे कहा जा रहा था कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हो रहा है। जिसमें मैं आपकी तरफ आऊँगी, साथ साथ आपसे बेसिकली जानना चाहूँगी कि अब हम समझते हैं कि एज़ पर दिस लॉ नाउ ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की 184(3) के अंडर पावर्स डाइल्यूट कर दी गई हैं, जहाँ पे सुओ मोटो नोटिस लेने का क्वेश्चन अराइज करता है, बल्कि इसके साथ साथ जहाँ पे
की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कंसर्न है कि बेंचेस जो हैं वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होंगी एंड फिर केसेस किस तरह से फिक्स होंगे, वहाँ पर भी एक कमेटी जो है उसकी तश्कील दे दी गई है। तो आप क्या समझते हैं कि देखिए, कानून को तो आप पढ़ें तो बड़ा डेमोक्रेटिक है, कानून को आप पढ़ें बड़ा वेल इंटेंशनड है, लेकिन कितना आसान या कितना मुश्किल होगा इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना? जो कुव्वत या ताकत का जो मंबा है वो आइन है, और जो आइन के अंदर मौजूद ताकत है या कुव्वत है वो उसकी हिफाजत की ज़रूरत होती है। अगर उसकी हिफाजत ना की जाए, अगर उस पर चेक्स ना रखे जाएं, तो उससे जो नतीजे बरामद होते हैं वो बड़े खौफनाक और ख़तरनाक होते हैं। और मैं समझता हूँ जो इरफान कादिर साहब ने जिस तरफ इशारा किया वो शायद इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें इसकी हिफाजत की ज़रूरत है। अब उस हिफाजत के लिए जो इंतज़ाम और इंसराम करना है वो पार्लियामेंट ने करना है। पार्लियामेंट ने उस पर कानून साजी करनी है, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ कानून साजी का अख्तियार है। कानून साजी जो है उसकी बुनियादी स्पिरिट आवाम के समझाने के लिए वो ये है कि इसमें विल ऑफ द पीपल ही एक्सप्रेस हो रही होती है। एक और इशू जिसपे मैं चाहूँगी कि आप हमारी रहनुमाई करें वो ये कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस कानून की, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने देखा बार बार उठाया गया हेयरिंग्स में भी, वो ये था कि क्या पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि नहीं है कि वो इस तरह का कानून जो कि रेगुलेट करता है सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को वो लेकर आए। अब जब ये कानून आ गया है तो हम समझते हैं कि कॉम्पिटेंस एग्जिस्ट करती है, लेकिन सवाल फिर वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इसका प्रेमाइस, इसकी बेसिस जो है वो कहाँ से आई। तो जो प्रियम्बल है इस कानून का वो स्पेसिफिकली क्या कहता है? असल में ये सवाल इसलिए बार बार उठता रहता है कि आर्टिकल 191 का सहारा बुनियादी तौर पे लिया गया है इस कानून को बनाने के लिए। आर्टिकल 191 जो है आइन का, वो तो रूल मेकिंग पावर देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जबकि जो तब्दीली होने जा रही थी वो आर्टिकल 184(3) में होने जा रही थी। जिन और आर्टिकल्स का सहारा लिया जा रहा है वो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 10A है। वो तो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, उसका ताल्लुक रेमेडी से, जुरिस्डिक्शन से नहीं है। तो इसीलिए ये सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट में ना सिर्फ उठा बल्कि डिसेंटिंग जजमेंट भी ले आया कि 10-5 से ये डिसेंट हुई, और 5 जजेस ऐसे हैं जो जब अपना डिसेंटिंग नोट तहरीर करेंगे तो हमारे लिए बड़ा एनलाइटनिंग होगा कि वो किस बुनियाद के ऊपर इस कानून को ठीक नहीं समझते और इसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से इनकार करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब ये बात तय हो गई है इस डिसीजन के बाद बेसिकली कि पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है। जी, नेचुरली, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इस बात को भी हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जहाँ पे हम बात करें इस तरह के क्वेश्चंस की, तो बहुत ज़्यादा इस तरह के सवाल इस केस में सामने आए हैं जो कि पहली दफ़ा जो है वो डिसाइड हुए हैं। आपकी तरफ आऊँगी सर, आपसे बेसिकली जानना चाहूँगी कि हमने देखा कि इस केस के दौरान तमाम जो हेयरिंग्स थी वो टेलीवाइज हुई और इस चीज़ को एट द एंड जो है बेसिकली अप्रिशिएट भी किया गया। तो जहाँ पे हम बात करते हैं फुल कोर्ट हेयरिंग्स को पब्लिसाइज करने की, उनको टेलीवाइज करने की, आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं ये किस तरह से ओवरऑल इंश्योर कर सकती हैं कि तमाम जो एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम है उसको ज़्यादा शफाफ, उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए? बिकॉज अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंसी से हम ये भी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आम आवाम का जो एक पब्लिक ट्रस्ट है जो कि शायद टू सम एक्सटेंट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम में खत्म हो चुका है, उसको भी रिवाइव हम कर सकते हैं इसके जरिए। इसका एक बहुत अच्छी चीज ये है कि जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स को आप सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान करेंगे तो फिर डेफिनेटली जजेस विल ट्राई टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड सो वुड द लॉयर्स। यानी वकला और जजेस जो हैं, जब उनको आप ये बावर कराएंगे कि सारा पाकिस्तान आपको देख रहा है, सारी कौम आपको देख रही है, तो उनकी कोशिश होगी कि वो कौम की जो एस्टिमेशन है या कौम की तवक्कुआत जो है उस पे वो पूरा उतरें और अपना मेयार जो है वो मेयारी गुफ्तगू करें। जब तक कि ये चीज नहीं थी, जहाँ के बंद कमरों में जब ये बातें होती थी तो जजेस बहुत ज्यादा ऐसे रिमार्क्स देते थे ऑफ द कफ, क्योंकि ना सिर्फ के इररेलेवेंट थे बल्कि उससे अदालत की साख जो है वो भी बड़ी इम्पैक्ट होती थी और वो टिकर्स चल रहे होते थे। लेकिन अब जब सारा पाकिस्तान देख रहा होता है तो लॉयर्स जो है वो उनकी भी कोशिश होती है कि उनको भी चूंकि देखा जा रहा है तो वो इस चीज के वो दे आर, यानी उनमें कॉन्शियसनेस पैदा होती है कि भाई हमें सारा पाकिस्तान देख रहा है और पाकिस्तान का ये सबसे बड़ी अदालत है और हम सीनियर तरीन लॉयर्स हैं, तो हमें ऐसा कॉन्डक्ट लोगों के सामने लाना है जो कि हमारा बेहतरीन कॉन्डक्ट हो। तो जब तक ये चीज नहीं थी तब तक वो जो मेयार है जजेस का या लॉयरिंग का वो डेफिनेटली वो गिर रहा था। अब इससे लॉयरिंग का मेयार भी बढ़ेगा और जजेस जो हैं उन पे भी जब क्रिटिसिज्म आएगा उनमें से भी कुछ लोग जब एक्सपोज होंगे तो वो कोशिश करेंगे
इंट्रोस्पेक्शन के जरिए कि वो किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करें। तो ये बड़ी अच्छी चीज हुई है जो ओपन हियरिंग्स उन्होंने की। लेकिन मूविंग ऑन सर, एक और क्वेश्चन जो मैं आपको पुट करना चाहूँगी वो ये है कि सेक्शन 7 ऑफ दिस लॉ बड़ी क्लियरली कहता है कि एप्लीकेशन जो अर्जेंट मैटर्स की हैं उनको फिक्स किया जाएगा विद इन 14 डेज, और ये 14 डेज तब से रन करेंगे जब से एप्लीकेशन जो है वो फाइल हुई है। तो ओवरऑल तो हम ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन का मतलब, इसकी इंटेंट ये है कि जल्द अज जल्द जो है अर्जेंट केसेस सुने जाएँ। लेकिन प्रैक्टिकली अगेन कितना आसान या कितना मुश्किल होगा इसको इम्प्लीमेंट करना, कंसिडरिंग कि हम सब ये जानते हैं कि एक बैकलॉग ऑफ केसेस जो है वो हमेशा ही हमारे जुडिशियल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। मेरे जो प्रैक्टिस के जो शुरू के चंद साल थे सुप्रीम कोर्ट के, तो सुबह हम केस फाइल करते थे और मैं उसी दिन लगवा लेता था केस को। मैं खुद कोर्ट में चले जाता था, जजेस के चेंबर्स में चले जाता था और उनको रिक्वेस्ट करता था कि इस मामले में अर्जेंसी है। नॉर्मली तरीकाकार ये होता था कि अर्जेंट एप्लीकेशंस अगर आप फाइल करते थे तो फॉर एग्जांपल आपने अगर मंडे को फाइल की है तो ट्यूसडे को केस लगा होता था। ये सुप्रीम कोर्ट की रूटीन थी। लेकिन अगर इससे भी हमें जल्दी होती थी तो हम जाके तो जो सीनियर जज होता था या जो चीफ जस्टिस जो भी होते थे, हम उनसे जाके डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते थे और उसी दिन भी केस लग जाता था। उस चीज को अगर आप देखें तो 14 डेज पीरियड तो इज टू लॉन्ग अ पीरियड। पिछला जो दौर गुजरा है उसमें तो बैकलॉग इतना बढ़ गया कि 57,000 केसेस का बैकलॉग था। उसका नतीजा ये हुआ कि इनएफिशिएंसी इतनी बढ़ गई हमारी कोर्ट सिस्टम में कि 14 दिन में भी केसेस नहीं लग रहे थे, बल्कि अर्जेंट मैटर्स जो हैं वो भी बड़ी देर से लग रहे थे कि पार्लियामान को फिर ये कानून लाना पड़ा 14 दिन का। तो ये कोई इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान में रिपीटेडली साल केस जो थे दूसरे दिन लग जाया करते थे और सेम डे भी हेयरिंग हुआ करती थी। तो ये मेरा मतलब है कि ये जरूरी चीज थी। मैं चाहूंगी कि इसी कानून की जो बाकी शिकें उस पर भी हम बात करें। अच्छा, एक और प्रोविजन इस कानून का ये भी कहता है कि आपके पास राइट है कि आप अपॉइंट करें एक काउंसिल। अब ये तो दिस इज स्टेटिंग द ऑब्वियस, आपके पास है ये राइट, लेकिन आप नाजरीन की इस बात पे रहनुमाई करें कि ये राइट देना क्यों ज़रूरी था। कानून में कुछ प्रोविजंस ऐसी होती हैं जो पहले से मौजूद राइट को रीइंफोर्स कर रही होती हैं। यानी ये हम सब जानते हैं इस प्रोफेशन में कि किसी को अपना वकील अपॉइंट करने की इजाज़त कानून और आइन के तहत हासिल, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कानून इसका तस्करा कर रहा है तो इसकी अहमियत सिर्फ इस हद तक है कि ये एक रीइंफोर्सिंग प्रोविजन है कि आपके पास ये इख्तियार है एक्सेस टू जस्टिस के प्रिंसिपल्स के तहत कि आप अपनी मर्जी का वकील खुद हायर कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है कि ये एक रीइंफोर्समेंट प्रोविजन है। इसमें ये भी एक इसकी पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि जहाँ पे पहले एक हेयरिंग के लिए आपने रखा है एक वकील, फ़र्ज़ करें उससे आप खुश नहीं हैं, आप उससे डिससेटिस्फाइड हैं, आप फिर डिसाइड करते हैं कि अब आप अपील में चले जाएं। नाउ दैट प्रोस्पेक्टिवली राइट ऑफ अपील आपको मिल गया है, तो फिर आप काउंसिल अपना चेंज भी तो कर सकते हैं ना, बेसिकली इट्स अ लीडिंग कॉन्सिक्वेंस। बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे मैं चाहूँगी कि आप लोगों की रहनुमाई करें वो ये कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस डिसीजन की और उसका क्या इम्पैक्ट होगा सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर, जो कि डिबेट बार बार सामने आ रही थी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर, तो आप किस तरह से समझते हैं कि ये डिसीजन जो है ये इन दोनों चीज़ों को स्ट्रेंथन करेगा? असल में मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़तरे के तौर पे हमेशा महसूस किया जाता है, जबकि जब इदारे काम करते हैं और वो सतून होते हैं तो रियासत के, तो वो इसी तरह से काम करते हैं और वो उसको एक ख़तरे के तौर पे, एक एप्रीहेंशन या डेंजर के तौर पे नहीं देखना चाहिए। पार्लियामेंट अपने डोमेन में काम कर रही है, वो जो डोमेन है उस लॉ मेकिंग है, लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपने कवानीन, अपने प्रिंसिपल्स और अपनी आइन की दी हुई इख्तियारात के तहत उस पर फैसला सुनाएगी और यही हो रहा है। और मुझे ये लगता है कि इस बार तो ये खूबसूरती ये कायम हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ग्रेस शो की है कि अगर उनकी पावर थोड़ी सी क्लिप भी की गई तो उसके ऊपर उन्होंने खुले दिल से उसको तस्लीम किया और उन्होंने कहा ये जो कमेटी है ये हम कायम कर देते हैं, लेकिन ये कहते हुए ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें डिसेंट मौजूद है। 10-5 डिसेंट है, जिसका मतलब है कि 5 जजेस ऐसे भी थे जिन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया। वो समझते थे कि इसकी वैलिडेशन नहीं होनी चाहिए, वो ये समझते थे कि मुकन्ना की तरफ से ऐसा जो कानून है वो इख्तियारात पे हमला है, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। तो ये डिसेंट भी पढ़ना हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इस वक्त ये मुल्क का कानून है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट कर दिया, जिसका मतलब है कि मुकन्ना का बनाया हुआ जो कानून था वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस आज की तारीख में तो कम अज कम जरूर रखता है।
जी बिल्कुल साद साहब, जिसमें मैं आपकी तरफ आऊँगी सर एंड आपसे जानना चाहूँगी कि एक बहुत इम्पोर्टेंट राइट जो इस कानून के तहत अब दिया गया है वो है राइट ऑफ अपील का, और इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्लैरिफाई करना कि प्रोस्पेक्टिवली ये राइट ऑफ अपील जो है ये अलाउ किया गया है 9-6 की मेजॉरिटी से, एंड रेट्रोस्पेक्टिवली जो है इसको रिजेक्ट किया गया है 8-7 की मेजॉरिटी से। तो जहाँ पे इस बात से कोई इनकार नहीं है कि राइट ऑफ अपील डेफिनेटली होना चाहिए था, वहाँ पे आप इस बात पे नाजरीन को क्लैरिफाई करें कि क्या ये ज़रूरी था कि ये थ्रू एन ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ही होता, बिकॉज कई कोर्ट्स ये डिबेट भी सामने लेकर आ रहे हैं कि इस तरह के राइट ऑफ अपील को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का होना ज़्यादा ज़रूरी था। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है आर्टिकल 10A। जी सर। 10A इज राइट टू फेयर ट्रायल, जी और अपील जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है, बिल्कुल ट्रायल से अलहदा नहीं है। ठीक है। तो राइट टू फेयर ट्रायल विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता जब तक कि आप अपील जो है वो ना प्रोवाइड करें। तो ये जो अपील प्रोवाइड की गई है, ये दिस इज इन कॉन्सोनेंस विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कोई जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ही की ज्यूरिसडिक्शन है जिसको कि एनलार्ज किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को आप एनलार्ज कर सकते हैं, कर्टेल नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है कि जब ये जो फैसला आया है इसका जब रिव्यू आएगा तो रिव्यू में ये अपील का रास्ता रिट्रोस्पेक्टिवली भी खुल जाएगा। जी बिल्कुल सर, जिसमें मैं आपकी तरफ आऊँगी, बेसिकली आपसे जानना चाहूँगी कि सर ने तो अपना नैरेटिव हमारे साथ शेयर किया कि उनके मुताबिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं थी राइट ऑफ अपील को जो है इनकॉर्पोरेट करने के लिए, लेकिन हमने ये भी देखा है कि इसका एक अपोजिंग व्यू भी है। मूविंग ऑन, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मैं चाहूँगी कि आप नाजरीन की वजाहत करें वो ये है कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइट ऑफ अपील के हवाले से, वहाँ पर आप ये बताएं नाजरीन को कि अगर एक शख्स जो है उसके खिलाफ फैसला आ जाता है और वो कानून के तहत अपना राइट ऑफ अपील प्रोस्पेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहता है, तो फिर बेंच जो है क्या वो सेम ही होगा जिसने इनिशियली उसका केस सुना है, या फिर बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तब्दील हो जाएगी? देखिए, इस कानून के तहत जो कमेटी कायम की गई है, जिस कमेटी को इख्तियारात दे दिए गए हैं, तफवीज़ कर दिए हैं, डेलीगेट कर दिए हैं कि वो कमेटी फैसला करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब खुद भी होंगे और 2 सीनियर जजेस भी होंगे। वो ये फैसला करेंगे कि ये जो मैटर है ये किस बेंच के सामने लगना है, और वो जो बेंच होगा उसमें कम से कम 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो उसको सुनेंगे। अब उसी कमेटी के पास ये पावर दी गई है कि वो कमेटी तय करेगी कि अपील का जो बेंच है वो क्या होगा, लेकिन उस अपील के सेक्शन में लिखा हुआ है कि इट हैज टू बी अ लार्जर बेंच, ऑब्वियसली, कि अगर 3 लोगों ने सुना है पहले तो उससे बड़ा बेंच जो है वो उसके ऊपर अपील की हेयरिंग करेगा। और एक जाते जाते आखिरी बात कि जो अपील है, दुनिया भर में ये असूल है कि एनी लॉ विच इज डज नॉट हैव द राइट ऑफ अपील इज अ बैड लॉ। वो कुछ उसको मायूब समझा जाता है दुनिया भर में, अच्छा कानून नहीं समझा जाता। तो ये अपील का हक देके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो लेजिस्लेशन ने भी शो की है, और उसको वैलिडेट करके इस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा एहसन फैसला दिया है। जी बिल्कुल साद साहब, इससे पहले कि हम शो का अख्तिताम करें, आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ पे हम सब अंडरस्टैंड करते हैं कि कंसिडरिंग कि अब ये कानून जो है लॉ ऑफ द लैंड बन गया है, क्या हम मज़ीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक फाउंडेशन बनेगा मज़ीद जुडिशल रिफॉर्म के लिए, ख़ास तौर पे जहाँ पे हम स्ट्राइव करते हैं कि इस तरह का रिफॉर्म हाई कोर्ट के लेवल पर भी आए? देखिए, हाई कोर्ट के लेवल पे इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई गलत तरीके से बेंचेस फॉर्म करता है तो या उसका कोई एलिमेंट ऑफ बायस आता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है कि जी इन्होंने या तो यहाँ बायस था या यहाँ पे इन्होंने अगेंस्ट लॉ कोई डिसीजन दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि आखिरी कोर्ट है, उसके ऊपर कोई रेमेडी नहीं है, तो वहां जरूरी था कि एक कानून लाया जाए और उसके जरिए चीफ जस्टिस को रेगुलेट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर को भी रेगुलेट किया जाए, जहां पे के सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस ग्रुप बना के तो पूरे सुप्रीम कोर्ट को ओवर पावर ना कर लें। इसीलिए फर्क यह है कि हाई कोर्ट्स में इस रिफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल सर, और इसमें सबसे ज़्यादा हार्टनिंग चीज़ मैं बतौर एक लॉयर ये समझती हूँ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद बहुत विलिंग थे अपनी ये पावर्स जो हैं शेयर करने के हवाले से, जिसमें मैं आपकी तरफ आऊँगी। यानी इससे पहले कि हम शो का अख्तिताम करें, आपका कंक्लूडिंग कमेंट लेना चाहूँगी। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं जुडिशल रिफॉर्म के हवाले से, तो वो कौन से एरियाज़ हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो जुडिशरी की एजुकेशन हो, चाहे वो जुडिशल ट्रेनिंग हो, या फॉर दैट मैटर एक ऐसा तरीक़ेकार हो जिसमें हम इंश्योर करें कि कम से कम जो है वो बैकलॉग
बैकलॉग हो, ताकि लोगों की जो रसाई है टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम उसको हम ज़रा ज़्यादा आसान बना सकें। देखिए, एक चीज़ तो ये कि हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इस बार जो जुडिशल रिफॉर्म का ट्रिगर है वो लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर ने एक लेजिस्लेशन दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया, ग्रेस शो की, अपनी पावर को भी क्लिप कर दिया, लोगों में ट्रांसपेरेंसी का एक मैसेज दे दिया। लेकिन अगर पहली इस बार ये चीज़ वैलिडेट हो गई है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी जो रिफॉर्म्स हैं वो शायद लेजिस्लेचर की तरफ से ट्रिगर हों और सुप्रीम कोर्ट उनको वैलिड कर दे। दूसरा नुक्ता ये कि इंटरनलाइज्ड जो सुपरविजन है उसमें सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट्स के पास भी मौजूद हैं और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं, और नीचे वाले जो जजेस हैं, जो हमारी लोअर जुडिशरी है, उसके ऊपर भी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की है। तो सुपरवाइजन जो है उसको इम्प्रूव करना वो एक इंटरनलाइज्ड फंक्शन है कोर्ट का अपना, कि कोर्ट उसको कैसे रिफॉर्म करती है। लेकिन एक चीज़ जो, जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, जहाँ तक नंबर ऑफ जजेस की बात है, वो शायद मैं समझता हूँ कि बशमूल तमाम इदारे रियासत को ये जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी, और उस पर अगर इनको फंड्स चाहिए, बजटरी एलोकेशंस चाहिए, जजेस की तादाद बढ़ाने का इशू है, तो वो तमाम चीज़ें करके बैकलॉग को ख़त्म करना पड़ेगा ताकि एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ की फराहमी सस्ती भी हो और आसान भी। जी बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया, और इसी नोट पे अपने आज के प्रोग्राम पर अख्ताम करेंगे। थैंक यू सो मच साद साहब, थैंक यू सो मच इरफान साहब, आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने आज का हमारा ये शो देखा जिसमें हमारी कोशिश थी कि एट अ वेरी बेसिक लेवल हम आपको बताएं कि जो रिसेंटली कानून पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का, ये बेसिकली कहता क्या है, किस तरह से अब इस कानून को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पावर्स 184(3) के हवाले से जो है उनको डाइल्यूट कर दिया गया है। जहाँ पे डेफिनेटली एक मच नीडेड लॉ था, वहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इन फ्यूचर इस कानून को किस तरह से पॉसिबली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। वहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम मज़ीद ये भी पॉसिबली होप कर सकते हैं कि ये कानून जो है वो एक फाउंडेशन फॉर्म करेगा मज़ीद जुडिशल रिफॉर्म के लिए पाकिस्तान में। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते तक के लिए अपनी मेज़बान फातिमा शाहीन को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।